सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ आदरणीय गाजियाबाद की आन बान और शान बाबूजी कल्याण सिंह जी हैं। इनके प्रयासों से गाजियाबाद के अंदर रविदास टेम्पल पर जो बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, इसमें बच्चे जो अपनी कोचिंग ले रहे हैं, तो मैं मुलाकात करूंगा सम्मान एक अधिकार पे, जिसके लिए वो अपना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबूजी जय भीम। जय भीम सभी को। कैसे हैं सर? बस फाइन, आप सब लोगों की कृपा है सर। भगवान गौतम बुद्ध की कृपा है। जी जी बाबूजी, कुछ चीज की जानकारी लेनी थी आप लोगों से कि आप लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, पहले ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, कौन कौन सी पोस्ट पे थे? मैं 1975 बैच में सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था और उसके बाद मैं इंस्पेक्टर रहा। 85 में थानाध्यक्ष हुआ। उसके बाद 90 में इंस्पेक्टर बन गया, सीआईडी में चला गया और वहाँ से लौटने के बाद फिर कोतवालियों में प्रभारी निरीक्षक रहा और डीएसपी प्रमोट हो गया। जी। आप रिटायरमेंट कब हुए थे? मैं रिटायरमेंट 2015 में हुआ और उस समय मैं ट्रेनिंग कॉलेज में थानेदारों को, डीएसपी को पढ़ा रहा था। जी। और उसका लाभ ये हुआ कि सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद में। जी। उस इंस्टीट्यूट में मुझे लेक्चरशिप के लिए 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेवा मिल गई। तो मैंने 60 वर्ष की उम्र तक तो यूपी में सेवा किया। जी जी। और 5 वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा किया। जी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाबूजी, बहुत सारे लोग जो है रिटायरमेंट होने के बाद में या तो अपने बच्चे खिलाते रहते हैं या समाज के अंदर गाल बजाते हैं, लेकिन जो उन्होंने एजुकेशन हासिल करी है, जो पे बैक टू सोसाइटी वो समाज के बच्चों को दे सकते हैं, ऐसा हमारे समाज के व्यक्ति क्यों नहीं करते? खैर, बच्चे खिलाना तो अच्छी बात है। अगर बच्चे खुश नसीब है, बच्चे हैं उनके पास, तो अच्छी बात है। हम लोग भी बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन जो सेकंड आपने बताया कि गाल बजाने वाला, जी जी, उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। उसके लिए हम, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो बच्चों बहुत के सारे साथ, लोग जो समाज के बच्चे हैं जी, जो हाई स्कूल इंटर बीए करे हुए हैं और बेकार बैठे हैं जी, और जो चूंकि हमारा पुअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, जो मजदूर तबका है या क्लर्क तबका है, जो खर्चे नहीं उठा सकता बड़े कोचिंग के, उनके लिए हमने एक सुविधा खोली है कि उनको कोच किया जाए। जी जी। और सरकारी नौकरियों में चूंकि यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ काम नहीं आ रहा है जी। और जब तक आप बच्चे को गाइड नहीं करोगे, कोच नहीं करोगे, तब तक वो नहीं निकाल पाएगा टेस्ट। तो हमने ये प्रयास किया। हम क्या, ये जो प्रोफेसर है चंद्रशेखर जी। ये मेरे इधर तस्वीर लगी हुई है जी। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, तो इन्होंने यहाँ आके बाबा से ये लेकर के जगह शुरुआत किया था और हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करते थे उस समय। लेकिन कोरोना में उनको जी जी जाना पड़ा, ले गई प्रकृति। तो उसके बाद ये बंद होने को था, तो फिर इसको संभाला हम लोगों ने और दोबारा से जीवित किया, इंतजाम किए, पढ़ाई करी, पढ़वाया बच्चों को। 2 टीचर रखते हैं इसमें, उनको बाकायदा पारितोषिक हम देते हैं 10-10 हज़ार रुपये। जी जी। इसमें मेरे साथ 10-15 ऑफिसर है रिटायर्ड, जी जी। जो 1,000 रुपये महीने की रेगुलर मदद करते हैं पूरे वर्ष। जी। और उससे इसका खर्चा चलता है। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आधे से ज़्यादा धन वो लोग भी खर्च करते हैं। जी जी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पे खर्च कर रहे हैं। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जो स्मार्ट बोर्ड जिसे कहते हैं, जी जी,
वो लाके लगवाया है 1,29,000 रुपये में। जी जी और वो सब कंट्रीब्यूटरी है। जी और प्रोफेसरों ने, हमारे ऑफिसरों ने, सब ने एक्स्ट्रा पैसा दिया, 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने, उस हिसाब से वो लग गया। अब पढ़ाई में और सुधार आया है। जी अब हमारा प्लान है कि हम बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज और दें। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि 2 एक कंप्यूटर यहाँ लगा के, क्योंकि हमारा एक टीचर कंप्यूटर में ग्रेजुएट है, बीटेक किया है, तो उसको हम इसी काम पर लगाएंगे कि वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग बच्चों को दे। आजकल टेस्ट में कंप्यूटर के बच्चे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। जी तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारा लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उसके बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती, वो हम उन्हें कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जी और इसमें हमको सफलता मिली है। करीब 55-56 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो गए। वेरी गुड। और सिपाही में हैं 2-3-4 तो इंस्पेक्टर हैं, 3-4 सब इंस्पेक्टर हैं, जी जी और कुछ इंस्पेक्टर हैं सेंट्रल कस्टम में चले गए हैं 2-3। और बाकी दिन प्रतिदिन हमको अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। तो इसलिए हमारा एक सार्थक है यहाँ रहना, पढ़ाना बच्चों के साथ। आपको खुशी मिलती है जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं आपके द्वारा पढ़ाए गए? बच्चों को सिलेक्शन से सबसे बड़ा पारितोषिक मुझे अभी मिलता है, क्योंकि मैंने पब्लिक की सेवा की, हमेशा पब्लिक के फेवर में काम किया। लेकिन आज जब मैं एक छोटे से केंद्र में काम करता हूँ, जी यूपी पुलिस तो बड़ा महासागर है, जी लेकिन आज मैं छोटे से एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और इसको मैं ही चलाता हूँ। जी और जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो अपार खुशी मिलती है। जी जितने बच्चे हमारे ये जो लग रहे हैं, ये सेलेक्ट हुए हैं, क्या ये भी कुछ डोनेशन वगैरह थोड़ी बहुत देते हैं, कोचिंग को नहीं देते हैं? हाँ, इनमें से कुछ बच्चे हैं जो इसके खाते में, इस ट्रस्ट के खाते में अपना भिजवा देते हैं योगदान। हाँ हाँ कुछ बच्चों ने शुरू किया है। जी वैसे हम सभी को शिक्षा ये देते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, जी हमको समाज को कुछ देना है। हाँ सरकारी नौकरियों में या किसी प्राइवेट में जब भी आपके पास पैसा हो जाता है, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आप सोसाइटी के लिए पे बैक करिए। क्योंकि मैं नहीं रहूँगा, आज हर आदमी को एक दिन जाना है, जी तो उसके बाद इस को चलाता कोई रहे। जी क्योंकि ये रविदास टेम्पल की जगह है, ट्रस्ट का सब रख रखाव है, इसमें ट्रस्टी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये योजना चलती रहेगी, और जितना बढ़िया चलेगी उतना बच्चों को आश्रय मिलेगा और पढ़ लिख के आगे जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि भाई मुझे पे बैक टू सोसाइटी वाले व्यक्ति चाहिए, और आज समाज के अंदर जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, जो आप जैसे अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, वो लोग भी अब देश के अंदर कहीं ना कहीं कोचिंग इस तरीके की जो बहुत सारी सरकारी योजनाएं, उनके विषय में कुछ? बाबा साहब का एक कोट था, आगरा में उन्होंने भाषण में कहा था जी जी कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। उसको मैं बहुत सारी जगह नेताओं के भाषण में सुन चुका था और पढ़ चुके थे, फिर उस पर गहन विचार किया, अध्ययन किया। तो उनका कहना मत क्या आशय यही था कि पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। जी जी जो उन्होंने बच्चे पढ़ाए भी थे 14 लोगों को विदेश भेज करके, उन्होंने भी समाज सेवा में ध्यान न दे करके अपनी नौकरियां करके और अपने परिवार का पेट पाला, और पेट का पाला वो तो हाई क्लास सोसाइटी में चले गए। जी जी तो इससे उनको थोड़ा सा झटका लगा था, और चूंकि बाबा साहब चाहते तो खुद भी हाई क्लास सोसाइटी में रह सकते थे जी जी और विदेशों में पढ़ा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आकर के यहाँ बिना पढ़े लिखी कौम को पढ़ाना चाहिए। हाँ जी हाँ उचित समझा। जी जी जब आज तो इस कौम में पढ़े लिखे भी बहुत हैं, हमारी बात समझ में भी आती है, उस जमाने तो उनकी बात समझ में कैसे आती होगी, हमें तो यही नहीं पता है। जी जी तो ये कल्पना की बात है। तो मैंने फिर यही सोचा कि बाबा साहब का जो आदेश है
शिक्षित बनो। जी जी इसमें थोड़ा सा है कि शिक्षित बनाओ चुके हो, हम तो शिक्षित हो ही चुके हैं। जी जी तो कम से कम उनका जो पहला आंदोलन है जी जी। शिक्षित बनो, तो इसको बनाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बनाओ में आपका पे बैक टू सोसाइटी पूरा हो जाएगा। बाबूजी एक चीज की बहुत जो है कमी महसूस करी जा रही है, क्योंकि मैं बाबा साहब की विचारधाराओं को गांव गांव में कैडर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और देखता हूं कि भाई गांव के अंदर अभी भी जो देहात है, मान लीजिए हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ तो हमारा पढ़ा लिखा तबका बहुत है, लेकिन अगर इधर हम बुलंदशहर कूदते हैं, इधर हापुड़ कूदते हैं और इधर मुजफ्फरनगर कूदते हैं, तो अभी भी जो है जागृति कम है, और धार्मिक जो कार्य है इनमें हमारा समाज ज्यादा उलझा हुआ है। देखिए, धर्म जो है व्यक्ति के सिर पे सवार है, दिमाग में। हाँ पेट में रोटी है लेकिन दिमाग में वो एक गरम की आकृति है। जी जी और वो तमाम सदियों से एक उन पर बाध्यकारी पूजा, बाध्यकारी कर्जा लेकर के कार्य करना, ये सब काम होते रहे। जो गरीबी के मुख्य कारण यही थे कि खर्चा ज्यादा बता दो और आमदनी का कोई साधन न हो, जी। तो गरीबी हो जाना है, हाँ जी हाँ जी, कर्जे में चला जाना है। लेकिन हमको हमारे समझाने से तो वो मानेंगे नहीं, जी लेकिन बाबा साहब की मूर्ति उन्हें समझा देगी। जी हमारा तो ये उद्देश्य है कि जाइए वहाँ उनको एक जगह बिठाइए, पार्क बनाइए, मूर्ति लगाइए और बाबा साहब की बस 10 किताबें रख दीजिए। जी। कुछ मत कहिए, जो उनमें से पढ़ा लिखा बुड्ढा है वही पढ़ लेगा और समझ जाएगा। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह वो अपने आप कर देगा। ये सेंटेंस मुझे बाबा साहब का सबसे अच्छा लगा कि कोई भी शिद्दत मत करो, उन्हें एहसास कराकर चले आओ, है जी। वो बगावत अपने आप कर दे जी। लेकिन वजह एक चीज की पड़ रही है कि आज की डेट के अंदर या तो हमारे समाज में जैसे बाबा साहब की जयंती धूमधाम से, आज इसकी जयंती, आज उसकी जयंती, जयंतियों पर ज्यादा टूट पड़ा समाज हमारा। बाबा साहब की जयंती तो हमारी जागृति है, भगवान बुद्ध की जयंती हमारी जागृति है, लेकिन इससे अलग जितनी जयंतियां ये मनाई जा रही हैं, इनका समाज तो इन्हें फॉलो कर नहीं रहा, हम इन्हें ढो रहे हैं। ये एक अलग बात है कि वो उनका समाज उसको फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, हम गलत हिसाब लगा लेते हैं। बाबा साहब ने जो हिस्ट्री पढ़ी और पढ़ाई लोगों को, हमको सबको, उसमें सबसे पहले बुद्धिज्म का इतिहास मिला हमको। बाबा साहब को नहीं, अंग्रेजों को मिला। हाँ जी हाँ। क्योंकि हमारा इतिहास पत्थरों की लकीरों पर लिखा हुआ था जी। चाहे वो सारनाथ में था, चाहे वो कहीं भी खुदाई में मिला, अशोक की लाट मिली, उस पर लेख मिले, फिर उनकी वंशावलियां, मतलब उनका खानदान तलाशा गया तो मौर्य मिले, और मौर्य मिले तो मौर्य जो है हमारे ही बिरादरों में होते हैं जी। तब लोगों ने कनेक्ट किया, पीपी मौर्य जैसे हाँ नेता ने कनेक्ट किया कि सम्राट अशोक का वंशज हूं मैं। हाँ। तो एक प्राउड तो हुआ जी। समाज को, एक घमंड तो हुआ, वो उस दास पीढ़ी से तो निकल गया जी। उसके दिमाग से, साइकोलॉजी से ये निकल गया कि मैं इनका दास ही पैदा हुआ और दास ही मरूंगा जी। उसको ये तो पता चल गया कि मैं सम्राट का, अशोक मौर्य वंश का हूँ और मुझे गुलाम बना लिया गया जी। ये भारत मेरा है जी जी। तो कम से कम ये संदेश तो चला गया। और अब दूसरों के, हम जो कह रहे हैं कि दूसरे मनावे या ना मनावे, ये उनके पास है। जागृति जब आती है, प्रकाश जब फैलता है, तो केवल मेरे घर में नहीं फैलेगा, वो मेरे आंगन में नहीं फैलेगा, और भी चारों तरफ फैलेगा। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में, हम लोगों ने नौकरी शुरू करी तो मौर्य काछी, मौर्य मतलब मुराव एक जाति है फतेहपुर और इलाहाबाद के आसपास जी, उधर, तो वो मुराव कहते थे। अब मौर्य लिखने लगे सब जी। मौर्य एक प्रोमिनेंट कास्ट बन गया है जी। खेती वेती है उनके पास, किसान है पक्के। इसी तरह से कुर्मी, पहले वो क्षत्रियों में उन्होंने एडजस्ट करने के लिए 200 शताब्दी पहले अवध के नवाब से क्षत्रिय का सर्टिफिकेट लिया था उन्होंने हिस्ट्री में। और आज
उनकी स्थिति यह है कि वो जमीन के कारण, खेती के कारण, पढ़ाई लिखाई के कारण अग्रणी है और पिछड़े समाज के, मैं समझता हूँ, सबसे मालदार लोग हैं जी। उन पर खेती पाती बहुत जबरदस्त है। था नहीं तो एक मॉरलिटी नहीं थी जी कि हम किसके वंशज हैं। हाँ हाँ अब उन्हें पता चल गया जी कि हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम अशोक के वंशज हैं, हम मौर्य के वंशज हैं। जी तो अब ये प्रसारित हो रहा है और वो गर्व के साथ कहते हैं, जी मिलते हैं। अच्छा, अब ज्योतिर्वा फूले को पढ़ते हैं जी तब पता चलता है भाई ये तो कुछ न कुछ गड़बड़ था। थ्योरी अब तक हमको जो समझाई गई जातिवाद की वो बेकार थी। ये असलियतवाद ये है, ये किसी कामना और कल्पनाओं में नहीं है, जी प्रेजेंट पोजीशन में है। रंग रूप उसकी जो भी कद काठी, डीएनए जी। जो है, जो मिलता है, तो वो अभी एक चीज की प्रॉब्लम ये आ रही है, बाबा साहब ने लिखा जाति का बीज नाश, पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक बड़ी बेहतरीन पुस्तक है, लेकिन उसके अंदर एक चीज की हमारी बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बाबा साहब ने तो लिख दी जाति का बीज नाश, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी जातियों में शादी कर रहे हैं, अपनी अपनी जातियों के अंदर ही। हाँ, वो जाति का बीज नाश उन्होंने एक टेक्निकल टर्म में इंटरकास्ट मैरिज रख दिया। जी। इंटरकास्ट मैरिज अभी स्वीकार नहीं है जी। उसको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, औरों ने प्रमोट किया, लेकिन सोशल ऑर्डर में नहीं आई। जी जी। सोशल ऑर्डर को बदलने के लिए सोसाइटी को बदलना पड़ता है। जी। जो सोसाइटी की शान है जी उसको परिभाषित करना पड़ता है। जी। अब तक आप शूद्र, अछूत, नीच और वो वाल्मीकि और ऐसी उपमाएं, बहुत सारी जो जातियां हैं, निकृष्ट उपमाएं देख करके रखे हुए थे। जी। तो अब एकदम से उसको आप रिश्ते में कैसे बदलें? जी। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी है। जी। लेकिन जब दोनों वकील है, हाँ। दोनों डॉक्टर है, हाँ जी, दोनों इंजीनियर है, जी, दोनों सैनिक हैं, दोनों एक स्टेटस ऑफ माइंड है उनका, जी जी, और इकोनॉमिकली भी वो ठीक है, जी, एक दूसरे से एक धारिता भी बन जाएगी कि भाई कोई बात नहीं। अब जैसे शेड्यूल कास्ट के बहुत सारी जातियों में आपस में शादी होने लगी, जी, चमारपासी में कर रहे हैं, जी, दुसाध कर ले रहे हैं, ये होने लगा है बड़े लेवल पर। जी, जो क्लास 1 लेवल है उसमें पासी, दुसाध, चमार, जाटव, ये सब कोरी, हाँ, सब मिलकर शादी कर ले रहे हैं। जी जी। तो ये भी तो एक जातिवाद टूट रही है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी है कि हम दूसरों को तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी एससी में जितनी जातियां हैं इन्हीं का जो आपस में तोड़ दे, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हमको पहले इसी में काम करना है और इसके जो गंदे पेशा, बाबा साहब ने सीधा बात बताया कि आपको गंदा पेशा छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, आपको एक डिसेंट पेशा कोई करना पड़ेगा, इंजीनियर, डॉक्टर या शॉपकीपर या कोई और जी ऐसा काम करना पड़ेगा। उस काम के बदले आपका एक इकोनॉमिक स्टेटा हो जाएगा जी, और उसको इकोनॉमिक स्टेटा के मुताबिक आपकी शादियां होने लगेंगी, जी, आपस में होने लगेंगे। चलो, आप लोग चलते चलते क्या मैसेज ऐसा हो जो समाज के, जो आप जैसे, क्योंकि आपने पूरा जीवन देख लिया, गवर्नमेंट नौकरी कर ली, अलग से प्राइवेट भी उसमें कर दी, 65-70 साल, क्या फर्क महसूस हो रहा उस टाइम में और आज के टाइम में? जातिवाद तो आपके साथ भी हुआ होगा जरूर। भाई जातिवाद से तो कोई अछूता नहीं, हर एक को झेलना पड़ता है, आज भी झेलना पड़ता है, जब भी झेलना पड़ता था। कोई उसमें एक इंसिडेंट का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिमाग में होता है लोगों के, जिसके सामने मैं बैठने जाता हूँ, हाँ, वो सबसे पहले मेरा वो कास्ट के हिसाब से कद नापता है। हाँ, मेरी योग्यता, जी, मेरा अनुभव, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोज अबाउट माई कास्ट। जी, ये तो शंकराचार्य ने कहा हमारे लिए जो है जातिवाद और जो है ये हमारे लिए श्रेष्ठ है, शिक्षा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, शंकराचार्यों का तो एक अलग तरह का वो है, उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो चूंकि चला रहे हैं, लेकिन वो है वही कि जब तक उनका चलेगा, हाँ जी, तभी तो डब ढोल बजेगा। जी जी। और जब नहीं बजेगा, जनता नहीं मानेगी, जी, तब उन्हें फिर संगीत बदलना पड़ेगा। जी।
तो वो कोई मजबूरी नहीं है। जी। शंकराचार्य तो हमारे, हम शंकराचार्य के पीछे क्यों चल रहे हैं, शंकराचार्य हमारे पीछे चलेंगे। जी। मतलब वो फैसिलिटेटर है जनता को समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, उसके लिए वो हमारे फैसिलिटेटर है। जी। हम उल्टा उनको वो भगवान बनाए फिर रहे हैं कि भाई तुम हमारे आंगन में आओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। तो ये थे बाबूजी हमारे डीसीपी, रिटायरमेंट है और अब जो है समाज में काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इनके द्वारा लगाए जो पढ़ रहे हैं, उनका आप देख सकते हो। आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारे चंद्रशेखर जी हैं जिनके द्वारा ये संस्था स्थापित करी गई थी और सम्मानित अधिकार को आप टाइम दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलते चलते कोई मैसेज देना हो युवाओं को, समाज को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को? बस मेरा तो यही कहना है कि भाई आप जो बचा हुआ समय है, रिटायर्ड ऑफिसर जितने हैं, उसमें से कुछ समय निकाल करके समाज के इन बच्चों को निकालिए किसी तरह से। जी। अपने अपने स्तर से इनको कोच करिए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। इनमें एक दल बनने की क्षमता पैदा करिए। अभी तक दल है ये। जी जी। इसे दल बना दीजिए। जी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।